गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर 2 के हमने कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़े। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेल्स, है ना, कंप्लीट थे वो। F.W. टेलर ने क्या डेवलप करे? साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक टेक्निक। लास्ट वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर किए थे, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक टेक्निक की। तो बच्चों सबसे पहले साइंटिफिक टेक्निक में ये सोचो कि हमें ऐसी टेक्निक लेकर आनी है कि जिससे हम अपने वर्कर से अच्छा काम करा सकें। तो F.W. टेलर साहब ने एक ऐसी ही टेक्निक को डेवलप किया जिससे किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्करों की क्वालिटी इंप्रूव हो, एफिशिएंसी इंप्रूव हो, काम करने के तरीके में ऐसा तरीका इंक्लूड करा जाए ताकि उनका जो आउटपुट आए वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर आए, है ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ में आए। तो सबसे पहला हमारी जो टेक्निक आती है वो फंक्शन फोरमैनशिप पर आती है, ठीक है। ये फंक्शन फोरमैनशिप क्या कहती है? देखो, ये कहता है पहली बात तो ये कि अपने वर्कर्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दो। दो ग्रुप में कैसे? एक वर्कर्स का ग्रुप बनाओ प्लानिंग करने वाला, यानी उसका काम होगा सिर्फ प्लानिंग करने के लिए, और एक का प्रोडक्शंस करने वाला, यानी दो ग्रुप बनाए हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए। यानी अब एक बात समझ में आती है कि जो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ होगा उसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से कैसे क्या प्लान करना है हमें, ठीक है। तो यानी वो फ्री ऑफ बर्डन हो गया ना प्लान करने से। बस उसका दिमाग कहाँ पर रहेगा? सिर्फ प्रोडक्शन करने पर ध्यान रहेगा, है ना। जनरली क्या होता है कि अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करो, तो तुम्हारे पास एक बर्डन होता है। कैसे? कि अगर तुम अकेले बिजनेस कर रहे हो तो सब कुछ तुम्हें ही करना है, प्लान भी तुम्हें ही करना है, उस बिजनेस को रन भी तुम्हें ही कराना है, चलाना भी तुम्हें ही है, उस पर वर्क भी प्रैक्टिकली आपको ही करना है। तो यानी एक व्यक्ति पर एक से ज़्यादा बर्डन आ गए, इसका मतलब उसके काम करने की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या करा जाए? उस व्यक्ति को फ्री ऑफ बर्डन करा जाए। फ्री ऑफ बर्डन का मतलब प्लानिंग की टेंशन छोड़ दो, तुम सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दो, एफर्ट करो, ठीक है। और प्लानिंग वालों के लिए क्या बेनिफिट हुआ कि उनको काम करने से कोई मतलब नहीं है, बस प्लान करा एक और काम करा कर देना है। काम कराने के लिए दूसरे बैठे हैं, प्लान करने के लिए दूसरे बैठे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ही लेकर चलूं कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मानो आपके पेरेंट्स या टीचर्स ये कहते हैं आपसे कि आप अपने करियर की चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, तो पढ़ाई अच्छी होगी नहीं होगी? बहुत बेहतर होगी। लेकिन क्या अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और अपने करियर की भी बहुत ज़्यादा चिंता है, तो यानी अपने आप की प्लानिंग भी कर रहे हो और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं, यानी एजुकेशंस के लिए, सीखने के लिए अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहे हो, तो मतलब आपके ऊपर ओवर बर्डन है, एक से ज़्यादा बर्डन आ चुके हैं। लेकिन मैं सेपरेट कर दूँ, तुम्हारा काम सिर्फ प्रोडक्टिविटी करना है, प्लानिंग करना हमारा काम है तुम्हारे लिए, टेंशन ना लो, फ्यूचर सिक्योर होगा बिल्कुल तुम्हारा, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है, यानी फ्री ऑफ बर्डन हो आप। ऐसा ही हमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में करना है कि हमें वर्कर को दो ग्रुप में डिवाइड करा। एक प्लानिंग ग्रुप, यानी उसको हम कह रहे हैं प्लानिंग इंचार्ज, है ना। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन ग्रुप, जिसको हम प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, प्लानिंग ग्रुप के अंदर मैंने 4 व्यक्तियों को बिठाया, ठीक है। 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक है रूट क्लर्क, ध्यान रखना, ऐसे ही 4 व्यक्ति वहां भी बैठे हुए हैं, ऐसे ही 4 व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, लेकिन प्लानिंग में हर व्यक्ति के साथ में क्लर्क लगा हुआ है, प्रोडक्शन में हर व्यक्ति के साथ में बॉस लगा हुआ है, ठीक है। हर व्यक्ति के साथ में बॉस है ना, इंस्पेक्टर को छोड़कर, वो भी बॉस ही होता, इंस्पेक्शन बॉस, है ना। और ये डिसिप्लिनरी कॉस्ट, तो यहाँ ऐसे हो रहे हैं, तो ये भी क्लर्क होता है, डिसिप्लिनरी क्लर्क। अब प्लानिंग वाले के लिए तो पहले इन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इस फंक्शन फोरमैनशिप को समझ लें। क्या कहता है ये? जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है बस उसी पर ही ध्यान देना है।
आओ बच्चों, पेज नंबर 87, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। ऑल्दो द साइंटिफिक प्रिंसिपल टेलर डेवलप सम साइंटिफिक टेक्निक, है ना, ऑल अलोंग विद सम साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ में टेलर साहब ने कुछ टेक्निक भी डेवलप की हैं। क्या टेक्निक है वो देखो। द फंक्शन फॉरमेनशिप, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट दैट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इज 2 डिपार्टमेंट, यानी 2 डिपार्टमेंट बनाए, एक ये डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट, है ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। एज टेलर फील दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग, यानी इन लोगों को मैं इस टेंशन से फ्री कर देता हूं कि तुम्हें प्लानिंग करने की कोई टेंशन नहीं है, और इन लोगों को मैं इस बात से फ्री कर देता हूं कि तुम्हें प्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं है, यानी तुम्हें सिर्फ प्लान करना है और इनको सिर्फ प्रोडक्शन करना है। तो फ्री ऑफ बर्डन रहेंगे, एक जगह फोकस होगी, एक ही जगह स्पेशलाइजेशन हो जाएगी इनकी, ठीक है। द टेलर सजेस्ट अंडर द ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे मैंने ये रूट क्लर्क बनाया तो इसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, ये रहे ये छोटे छोटे वर्कर बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने इनके पास में एक एक्सपर्ट बिठा दिया ना, ये वर्कर हैं ये लोग, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्कर बिठा दिए। अब इनके देख रेख करने के लिए एक एक्सपर्ट, दिस इज द एक्सपर्ट पर्सन हु गिवन द गाइडलाइन फॉर रूट चैनल। इसका काम क्या होगा, मशीनरी के साथ करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कोई यूनिट जब बनाई जाती है तो वो एक से ज़्यादा प्रोसेस में काम करती है ना। पहली मशीनरी में उसकी कटिंग होगी, है ना, दूसरी मशीनरी में उसकी फिनिशिंग होगी, तीसरी मशीनरी में जाकर उसकी उस पर कलर पेंटिंग होगी। तो ये प्रोसेस है ना, तो ये रूट चैनल कौन डिसाइड करेगा, ये व्यक्ति करा रहा है। काम कौन कर रहे हैं रूटिंग के लिए, प्लानिंग करने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट क्लर्क इस प्रोसेस को प्लान कर रहे हैं कि वर्कर इस तरह से काम करेंगे और ये वर्कर उस पर वर्क करेंगे। मैंने उसका एक्सपर्ट बिठाया कौन, रूट क्लर्क, ठीक है। चलो आगे अभी पढ़ेंगे इनके बारे में डीपली, तो पढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी द सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, है ना, एक फंक्शनल एक्सपर्ट बिठाया, ये सब सुपरवाइजर ही है, ये सब सुपरवाइजर हैं, किन के लिए, इन छोटे छोटे वर्करों को देखने के लिए। गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट, यानी वो कह रहे हैं कि अगर मैं सभी वर्कर्स, कुछ यहाँ होंगे कुछ यहाँ होंगे कुछ यहाँ होंगे, सभी वर्कर के ऊपर एक ही एक्सपर्ट बिठाऊं तो हर व्यक्ति सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई रूट क्लर्क बनाने में एक्सपर्ट होगा, कोई इंस्ट्रक्शन देने में एक्सपर्ट होगा, है ना, तो कोई टाइम को मेंटेन करने में एक्सपर्ट होगा। यानी मैंने 4 अलग अलग व्यक्ति, एक का काम है इंस्ट्रक्शन देना, सिर्फ बताना कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, इसका काम है टाइम को मैनेज करना कि इतने टाइम में गुड्स बनकर चाहिए, है ना। नहीं कर रहे हैं तो वर्करों को फ्री होने से बचाएं, देखें कि किस तो क्यों नहीं कर रहे भाई, वो टाइम से रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये व्यक्ति होगा। तो अगर एक ही व्यक्ति को सारे बटन दे दिए जाए तो वो प्रेशर में आ जाएगा, इसलिए अलग अलग 4 व्यक्ति डिवाइड कर दिए इस डिपार्टमेंट में, 4 उधर डिवाइड कर दिए। आ जाओ भाई। एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सो टेलर स्ट्रेस द मिनिमम 8 स्पेशलाइज। टेलर ने क्या करा, कम से कम 8 स्पेशल व्यक्ति बैठाए जिनका काम उनके स्पेशलाइज एरिया में ही होगा, उनकी ड्यूटी एंड लायबिलिटीज सिर्फ उनके उसी वर्क में जिम्मेदार हैं। जैसे क्लास में अलग अलग क्लास के टीचर होते हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले, कॉमर्स पढ़ाने वाले, है ना। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ कॉमर्स की है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, है ना। कॉमर्स में भी अकाउंट और बिजनेस की है, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। तो क्या है कि एक्सपर्ट बिठा रखा है ना काम कराने के लिए। तो ऐसे ही फैक्ट्री में चलता है। आगे आ जाओ भाई। ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज इन वन एक्सपेक्ट, सभी बॉस
अपने ही काम में स्पेशलाइज होगा। देखो ये जो स्पीड बॉस होगा ये स्पीड से काम कराने में एक्सपर्ट होगा, ये जो रिपेयर बॉस होगा ये रिपेयर कराने में एक्सपर्ट होगा, और ये जो गैंग बॉस होगा ये मजदूरों को काम पर लगाने में एक्सपर्ट होगा, जो सिस्टम से ये काम कराने में, ये जो मैंने चैनल बताया था, है ना। Each boss will be specialized in the one aspect of work. While observing and instructing worker, there will be a definitely specialization. So this technique is extension of principle of division of labor. Division of work पढ़ा था, है ना, फेल्स प्रिंसिपल्स में। क्या कहा था? काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उनके ऊपर एक व्यक्ति बिठा दो। तो ऐसा ही हो रहा ना यहाँ पर, ये उसका एक्सटेंशन पार्ट ही बनाया है। चलो, ऑल दीज क्वालिटी कैन नॉट बी फाइंड इन द वन पर्सन। ये देखो ये 4 क्वालिटी हैं, स्पीड से काम कराना, रिपेयर कराना और चेक करना कि क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है। ये सारी क्वालिटी एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकती, अलग अलग व्यक्तियों को बिठाया और उनको चेकिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए बिठा दिया। अब इनके नीचे जो वर्कर काम कर रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे वर्कर काम कर रहे होंगे ना, उनसे ये काम कराते होंगे, इनसे काम करा रहे होंगे ये लोग, ये वर्कर हैं छोटे छोटे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। सबसे पहले क्या आता है? रूट क्लर्क अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। पहले इस डिपार्टमेंट को करते हैं। रूट क्लर्क, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ परफॉर्मिंग मशीनरी कल और मैनुअल जॉब। यानी इस रूट क्लर्क का क्या काम है? चैनल डिसाइड करने हैं, सीक्वेंस डिसाइड करने हैं कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग होगी। जैसे मिल्क को पनीर बनाने के लिए, है ना, चीज़ बनाने के लिए या बटर बनाने के लिए क्या करना होता है? पहले उसे बॉईल करना होता है, फिर उसको फर्दर प्रोसेस में डाला जाता है, फिर उसकी और क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर उसके बाद अलग प्रोसेस में डाला जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी में डाला जाता है। मतलब उसके कई सारे स्टेप लेने होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप लेने होते हैं, तब जाकर वो फाइनलाइज अपनी टर्म्स पर पहुंचता है, अपनी फॉर्म पर पहुंचता है। तो यानी मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों में एक सुपरवाइज़र होगा जिसका नाम होगा रूट क्लर्क, और वो क्या डिसाइड करता होगा? चैनल डिसाइड करना कि मिल्क अपने प्रोसेस से चल रहा है या नहीं है, या बीच में वो प्रोसेस रुक तो नहीं गया है। अगर रुक गया है तो बाकी प्रोसेस भी रुक जाएंगे। यानी इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसको चेक करने की। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन वाला व्यक्ति है ये जनरल इंस्ट्रक्शन देता है, यानी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ समझाता है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन बेसिक, उसमें इन सब का कुछ ना कुछ होगा। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। टाइम एंड कॉस्ट, देखो कुछ भी गुड्स बनाने के लिए अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट अर्न कराना है तो हमें उसकी कॉस्ट मेंटेन करनी होगी। अगर हमने एक कार बनानी है, कार मैन्युफैक्चर्स करते हैं, तो उस कार को मिनिमम कॉस्ट पर बनाकर देना है, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने एक कार जो 2 लाख रुपए में बनकर तैयार होनी थी, हमने उसे 5 लाख में बनाकर तैयार करी, तो हम तो पहले ही लॉस में चले जाएंगे भाई। ठीक है, यानी इवन ए डस्टर कितने का बिकता होगा? 20 रुपीज़ का मान लिया। तो अगर हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि इसको मिनिमम कॉस्ट पर बना कर दें, तभी तो इसको सेल करने पर प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा। और एक तो मिनिमम कॉस्ट, ऐसा नहीं कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में इसे 15 दिन में एक डस्टर तैयार करके दें। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस डस्टर को जल्द से जल्द बनाएं, कम से कम समय में बनाएं, कम से कम कॉस्ट पर बनाएं। इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम करता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और ये अपने वर्करों पर ध्यान देता है कि वर्कर भी यही हैं, इन्हीं वर्करों की बात हो रही है। ये इन वर्करों की इस क्वालिटी को मेंटेन करेगा, ये इनके रूट चैनल को मेंटेन करेगा, ये इनको इंस्ट्रक्शन देगा, इन्हीं व्यक्तियों को।
ठीक है। और ये इनकी डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। डिसिप्लिन का मतलब कि सिस्टमेटिकली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिसिप्लिन फॉरमैनशिप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली और सिस्टमेटिकली। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से सभी वर्करों में आपस में एक पैचअप कर रखा हो। कैसे? दो बैठो बाकी करते हैं, फिर दो रेस्ट करो बाकी करते हैं। तो इस डिसिप्लिन वाले का काम क्या है? आराम से ना बैठने देना, काम सबको करना है और टाइम पर भी करके देना है, उसका काम ये है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसका काम है, चैनल डिसाइड कराना इसका काम है। तो हमारा ये काम खत्म। फिर आते हैं हम इधर, देखो ये जो गैंग बॉस है, ही अरेंज ऑल मशीनरी। इस गैंग बॉस का काम है इन वर्करों के लिए। अगर मैं इन वर्करों को यहाँ से हटाऊं, ये लो मैंने यहाँ बना दिए, ये है वर्कर, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे और सभी ग्रुपों के ऊपर ये 4 व्यक्ति बैठे हुए होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे, सभी के ऊपर ये 4 व्यक्ति बैठे होंगे, है ना, ठीक है। अब देखो ये और ये एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इनके लिए भी कर रहे हैं, इनके लिए भी कर रहे हैं। मैं एक ही ग्रुप की बात कर रहा हूं, इसके अलावा सेपरेट ग्रुप अलग होगा जिसके ऊपर 4 ये व्यक्ति और 4 ये व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है। चलो ऐसे क्लियर कर लेते हैं। ये लो, मैं इन वर्करों को यहां से हटाता हूं और यहां रख देता हूं। ठीक है, ये हैं वो वर्कर जो काम कर रहे हैं। इनके लिए रूट चैनल किसने डिसाइड करा? इस व्यक्ति ने। इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये। टाइम और कॉस्ट कौन मेंटेन कर रहा है? ये। डिसिप्लिन कौन देख रहा है? ये व्यक्ति, है ना। अब गैंग बॉस, ये गैंग बॉस इनके लिए क्या अरेंज करके दे रहा है? टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, जो भी इनको चाहिए प्रोडक्शंस करने के लिए, वो ये अरेंज करके देता है इन्हीं को ही। सेम ग्रुप और भी होगा फैक्ट्री के अंदर, उनके ऊपर भी ऐसे ही 8 व्यक्ति काम कर रहे होंगे। समझ में आती है बात? नेक्स्ट आ जाओ, स्पीड बॉस। इसका काम स्पीड मेंटेन करना। कैसे? काम करने के तरीके, वेट करो जरा 1 मिनट बेटा। तो बच्चों हमारे जो टॉपिक यहाँ तक हो गए ना, स्पीड बॉस तक, कि स्पीड बॉस का काम क्या है? मेंटेनिंग ऑफ स्पीड ऑफ वर्कर्स। इन वर्कर्स की स्पीड मेंटेन करना है। फिर इसके बाद आता है रिपेयर बॉस, जिसका काम है इनको जो भी इस गैंग बॉस ने मशीनरी, टूल्स वगैरह प्रोवाइड की हैं, उसकी रिपेयर कराने का काम इसी का ही है, ठीक है। ये इनको प्रोवाइड की हुई चीज़ों को रिपेयर करता है। सपोज करो कि अगर इसी गैंग बॉस के पास में चीज़ें प्रोवाइड करने का काम भी होता और रिपेयर करने का काम भी होता, तो ये फील्ड करता ओवरबर्डन। तो हमने इसको रिमूव करा, इसके बर्डन को रिमूव करने के लिए इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। न्यूली चीज़ें प्रोवाइड करने का काम इसका, उनको रिपेयर कराने का काम इसका। और इंस्पेक्शंस, यानी जो गुड्स बन रहे हैं, इनका जो आउटपुट आ रहा है, या ये काम ठीक कर रहे हैं या बैठे तो नहीं है, उसको चेक करने का काम है इंस्पेक्टर का, ठीक है। देखें, द रिपेयर बॉस इंश्योर दैट मशीनरी एंड टूल्स आर कीप इन वर्किंग, यानी अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, वरना नहीं कर रहे हैं तो उनको रिपेयर कराने का ड्यूटी इसकी है। इंस्पेक्टर, दिस बॉस कीप द चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट। क्या चेक कर रहा है? इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, मेंटेनिंग करना क्वालिटी को, ठीक है। वो फिजिकली चेकअप कर रहे हैं, फिजिकली गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकली स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ जाकर उनको रिपेयर करा रहे हैं, और इंस्पेक्शन भी वो फिजिकली कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर देखो, इसने इनको रूट चैनल प्लान करके दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऑफिस में बैठे हुए, तो क्लरिकल वर्क है, टोटल क्लर्क है ये,
क्लरिकल वर्क मतलब ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, टाइम एंड कॉस्ट मेंटेन करने के लिए जो इन्होंने कोई प्रोटोकॉल तैयार करा होगा, कोई जो सिस्टम तैयार करा होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ तक चलता है। डिसिप्लिन जो बनाए होंगे वो इसने बनाए होंगे, यानी ये व्यक्ति ऑफिस में बैठे हुए ज़्यादातर काम कर रहे हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफिस में वर्क करता है, और ये प्रोडक्टिव इंचार्ज टोटल फिजिकली वर्क कर रहे हैं जाकर। 2 पार्टों में डिवाइड करा, ठीक है, समझ में आती है यहाँ तक। तो ये था हमारा फंक्शनल फोरमेनशिप, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ FW टेलर। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर इन्होंने क्या करना है, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड का मतलब, मानो हम फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, अब फर्नीचर बनाने का काम है, यहाँ फर्नीचर कटिंग भी होते हैं, ये लो इसका टेबल जो भी होगा, है ना, ये मान लेते हैं टेबल इन्होंने बना दी। अब इस टेबल की एक स्टैंडर्ड आउटपुट तैयार करा कि इसका जो साइज होना चाहिए 6:4 में होना चाहिए, इसका जो वेट होना चाहिए अप्रॉक्स वेट, है ना, वेट जो होना चाहिए वो अप्रॉक्स 20 kg होना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। और इसका जो कलर होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, जो भी प्री डिफाइन करा। तो एक स्टैंडर्ड बनाया, इसको बनाने की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 2 हॉर्स में ये रेडी अप्रोक्सली हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या करा हमने, इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड टाइमिंग मेंटेन की। अब जब ये एक्चुअली बनकर आएगा तो हो सकता है 20 किलो से थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा आए, लेकिन हमने फिर भी इसकी एक टाइमिंग बनाई ना, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया ना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब गिवन टाइम एंड गिवन क्वालिटी एंड गिवन प्री डिफाइन फॉर्मेट टू वर्करों से कहा भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी इमेज बना कर दी, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। और जो वो आउटपुट क्लियर होकर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बनकर आएगा, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके बेस पर आता है। यानी एक मेजरमेंट बना दिया, ठीक है। तो मेजरमेंट में जनरली देखो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की मान लेते हैं ये बोतल है, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन है कि इतनी फिल होनी चाहिए। अब वो थोड़ी सी ऊपर भी हो जाती है, थोड़ी सी नीचे भी हो जाती है, तो स्टैंडर्ड ही तो है ये। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम किसी आउटपुट प्रोडक्ट की एक गिवन स्टैंडर्डाइजेशंस बना देते हैं, यानी स्टैंडर्डाइजेशंस उसको कर दिया, उसकी इमेज बनाई कि ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द मेंटेनिंग ए स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। हर स्टेप में उसका स्टैंडर्डाइजेशन बनाया जाता है। ये तो फाइनल टर्म्स पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको बनाने के प्रोसेस हों, जैसे इसकी ये जो बेस होगा, यानी इसके जो ये कटिंग होगी, इनकी साइज 2 mm होनी चाहिए, है ना, 2 mm होनी चाहिए। तो हो सकता है ये 2.1 m हो सकता है 2.2 m हो, और इसकी जो ये टेबल का ये फॉर्मेट है ये 6:4 में होना चाहिए, तो हो सकता है ये 6.2:4.1 रेशो में हो, तो उसको बाद में कटिंग करके सही करा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड है। तो फर्स्ट प्रोसेस था इनकी कटिंग करना इस तरह की, फिर उसको फाइनल टर्म्स में देना। तो हर प्रोसेस पर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन बनाई जाती है। तो इट इज़ पॉसिबल इफ द स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल, इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू यूज। अगर एक स्टैंडर्ड बनाया गया तभी तो उस पर वर्क किया जाता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टैंडर्डाइजेशन का कि एक दिन में 1000 यूनिट तैयार करके देनी है वर्कर्स को, तो वो 1000 देंगे, 1000 से ज़्यादा भी दे सकते हैं एक्चुअल में, और 1000 से 99.8 भी दे सकते हैं, 998 भी दे सकते हैं, ठीक है, 1002 भी दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। स्टैंडर्ड कितना था कि 1000 बना कर दो भाई, तो ये स्टैंडर्ड है। बाई कीपिंग इन द माइंड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी, यानी सिर्फ क्वालिटी का मतलब नहीं है, बट इज रेफर टू सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड साइज।
साइज सेट कर रहे हैं, टाइप सेट कर रहे हैं, वेट सेट कर रहे हैं और क्वालिटी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड द प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड टू सेट अप द स्टैंडर्ड मैनेजर मस्ट मेक ए यूज ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड टाइम स्टडी। इसमें आगे की बहुत सारी स्टडी हैं, अभी हम पढ़ेंगे उन स्टडी के बारे में। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। टाइम स्टडी में हम टाइम डिवाइड कर देते हैं उनका, फैटिग स्टडी में कि वो कितनी देर में थक जाते हैं। फैटिग का मतलब थक जाना, जब वो थकेगा वर्कर तो हम उसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट कितना देंगे? जितनी जल्दी वो रिकवर हो सके, ठीक है। तो फैटिग स्टडी में ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी जाएंगी, तो ये सब उसी के लिए ही डिवाइड करी गई हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेना ऐसा। इवन मॉडर्न टेक्निक सच एज केजन 6 सिग्मा, ये कुछ अगली टेक्निक है जो तुम्हारे सिलेबस से आउट है, तो ऐसी कुछ टेक्निक बनाई थी, है ना, केजन 6 सिग्मा जैसी। तो 6 सिग्मा का मतलब उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, है ना, पढ़ेंगे आगे जाकर ये कौन सी टेक्निक होती है। कैन बी यूज टू सेट अप द स्टैंडर्ड। अब नोकिया मोबाइल मोबाइल जब बनाते हैं तो उसकी प्री डिफाइन इमेज बनाई होगी ना, इंजीनियर्स ने उसका मॉडल तैयार करा होगा, उसका लुक ऐसा होना चाहिए, है ना, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर्स मेंटेन करता है, उसको बनाता भी है ना, उसके साइज जो भी इवन कटिंग वगैरह सब कुछ होती है ना मोबाइल की, चाहे वो मॉडल हो या कुछ, वो सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। तो इसलिए उसको जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसी के बिहाफ पर सेम टू सेम बनकर आता है। लेकिन अगर हम मैनुअल बनाते तो मोबाइल मैनुअल बनाने पर जो उसका स्टैंडर्ड होता, जो उसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता, वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता। लेकिन कंप्यूटर तो सिस्टम बिल्कुल सेम टू सेम ही बना कर देता है ना। तो यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि हम काम को आसान कर दें। अगर हमारे पास कोई टारगेट ही ना हो तो हम काम को अच्छा नहीं कर पाएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम कब होंगे पता नहीं, तो इसका मतलब आप स्टडी नहीं कर रहे होगे, अच्छा नहीं कर रहे होगे। लेकिन अगर डिसाइड हो जाएं कि इस डेट को एग्ज़ाम है, तो तुम्हारे माइंड में एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा कि इस दिन तक हमें इस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड करके तैयार करने हैं। स्टैंडर्ड बन जाता है ना। हर स्टूडेंट को अपनी स्टडी के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूर होता है, तभी तो उसके बेस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट थे, स्टैंडर्डाइजेशन और फंक्शनल फॉर्मेंशिप। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। देखो, वर्क करने की स्टडी। पॉइंट नंबर 3 कहता है वर्क स्टडी किस तरह से होनी चाहिए। वर्क स्टडी में आती हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर एक व्यक्ति से काम कराना है, तो वर्क स्टडी को हम किस तरह से हैंडल करेंगे बच्चों, यानी काम कराना है मजदूर से। पता है क्या होता है कि एक व्यक्ति है ये, और इस व्यक्ति से हमें एक इतना मीटर का, ये मान लेते हैं 10 मीटर का नीचे गड्ढा खोदवाना है जमीन के अंदर, है ना। तो ये हाथ से करेगा ना, मैनुअली वर्क करेगा जाकर, यानी एक इक्विपमेंट लाएगा और ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देगा। और कितनी देर में इसको ये काम करना है? ये काम करना है इसको 20 हावर्स के अंदर या 10 हावर्स के अंदर इसको ये काम करना है। तो क्या हम इस व्यक्ति से लगातार 10 घंटे तक गड्ढा खुदवाते रहें ज़मीन में, है ना? अगर हमने इसे लगातार 10 घंटे तक काम कराया तो ये निपट लेगा, है ना। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड हमने बना दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया ना कि 10 मीटर का गड्ढा खोदना है ज़मीन के अंदर, और इसकी जो ये ब्रेथ होगी, ये कितनी होगी वाइडनेस, ये 2 मीटर वाइडनेस होगा, और इसे 10 घंटे में तैयार करने देना है। तो ये तो स्टैंडर्डाइजेशन बना दिया। अब ये 10 मीटर का 2 मीटर चौड़ा 10 घंटे में भी कर सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत फालतू भी लग जाए टाइम, तो वो एक्चुअल होगा। एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? स्टैंडर्ड जो उसे गिवन है और एक्चुअल जो एक्चुअली होकर आएगा। अब फैटिग स्टडी कहती है
कि अगर इस व्यक्ति से अच्छा काम कराना है, भाई ये डेली करेगा इस काम को, डेली 10 घंटे काम करेगा और ऐसे ऐसे गड्ढे खोदता रहेगा, हम इसको काम दे रहे हैं, ठीक है, हमारा काम फैक्ट्री में ये है, हमने इसको ये दिया, तो अगर मैं इसे रोज काम दूं तो मुझे पता क्या देखना होगा, इसको लगातार इस गड्ढे खोदने के लिए जो वर्क कर रहा होगा, तो मुझे ये करना, स्टडी करनी होगी इस पर, ये कितनी देर में थक जाता है। मान लो ये 15 मिनट में थक जाता है ना, 15 मिनट में फैटीग हो जाता है ये, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी फैटीगनेस पर स्टडी की, मैंने देखा कि भाई ये 15 मिनट में थक जाता है, तो मैं इसको रेस्ट दूं, रेस्ट दिया। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये फिर दोबारा 15 मिनट काम करने के लिए कितनी देर में रिकवर हो जाएगा रेस्ट देने पर। मैंने देखा अगर मैं इसे 5 मिनट का रेस्ट देता हूँ तो ये फिर रिफ्रेश हो जाएगा, फिर काम करेगा तेजी के साथ, है ना। तो मैंने इसे क्या करा, एक स्टडी मेंटेन कर दी इसके लिए कि 15 मिनट काम कर, 5 मिनट रेस्ट ले, फिर 15 मिनट काम कर, है ना, फिर 5 मिनट रेस्ट ले, तो ये मेंटेन कर दिया ना इसके लिए। तो ये 10 घंटे तक लगातार काम करता रहेगा, थकेगा नहीं। लेकिन मैंने इसे 1.5 घंटे लगातार काम करा दे तो ये खत्म कहानी इसकी, फिर नहीं करेगा काम, ये अगले दिन आने का ही नहीं है पक्का। तो ऐसे ही ये जो टाइम इंटरवल, रेस्ट इंटरवल दिया गया है, इसे कहते हैं फैटीग स्टडी। कंपनी में जब हम 8 घंटे की जॉब होती है, ये डिफरेंट हो सकती है एज पर द जॉब सिचुएशन, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा हार्ड वर्क फिजिकल करने के लिए दे दिया, तो हमने हर 15 मिनट बाद इसको रेस्ट दे रहे हैं। कंपनी में क्या होता है, 8 घंटे की जॉब होती है और 8 घंटे की जॉब में 4 घंटे बाद आधा घंटे का इंटरवल होता है, 30 मिनट्स का, है ना, रेस्ट मिलता है, लंच ब्रेक। तो ये क्यों दिया गया है, ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको 4 घंटे बाद रेस्ट देने पर फिर अगले 4 घंटे एनर्जी के साथ काम कराया जाए। लेकिन अगर मैं इनको लगातार काम कराऊं तो वो यहाँ तक काम करेंगे, फिर उसके बाद उनकी एनर्जी ख़त्म। तो ये जो अगला 4 घंटे थे लगातार काम करने की वजह से वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे, उनका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ दीज वर्कर वी हैव टू गिव इन द टाइम इंटरवल ब्रेक, है ना। तो हमें इसको क्यों डिफाइन करा, हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वर्कर 4 घंटे बाद थक जाते हैं और 30 मिनट के ब्रेक के बाद फिर दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर काम करने लगते हैं। तो मैंने इनको लगातार काम करने का तरीका ढूंढ लिया। ये कहाँ आता है, फैटीग स्टडी में। पढ़ लेना बच्चों, इसको देख लेना क्या क्या आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितने ब्रेक दिए जाएं रेस्ट इंटरवल के, हर 15 मिनट में ब्रेक दिए जा रहे हैं, तो इसके रेस्ट इंटरवल उतने ज़्यादा हो गए। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क उतना रेस्ट इंटरवल ज़्यादा है, जितना कम हार्ड वर्क उतना इंटरवल कम। यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रेक है, हो सकता है 2 भी हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, है ना। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितने समय का ब्रेक देना है, 5 मिनट का दिया है, यहाँ पर 30 मिनट का दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने ब्रेक देने हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, निकाल लेना कैलकुलेट करके, है ना। यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ बहुत सारे हो रहे हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो फैटीग स्टडी में बच्चों इतना ही है। एग्जाम्पल पढ़ लेना इसको, इसके बाद आगे के जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना।